हाँ जी बेटा मुस्कान, आप आ गए हैं। देखें और कौन कौन आता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा मुस्कान, गुड इवनिंग। हमें अपना काम शुरू करना है। पार्टनरशिप में हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, मुझे आप बता दो कि लास्ट हमने क्या किया था। आई थिंक गुडविल पर हम फाइनल डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, मुझे एक बार याद दिला देना आप लोग। हाँ जी, मैं मेन टाइम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इतने में एक चैप्टर को निकाल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। श्रद्धा, गुड इवनिंग। Change in PSR, pages 7. हम गुड इवनिंग। हाँ बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, एज आई रिमेम्बर। मैं एक बार निकाल लेता हूँ। गुडविल पर ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे थे जहां तक मुझे याद आता है। ठीक है, मेक जस्ट, हाँ, नीड फॉर प्रिपेयरिंग लेजर। हाँ जी, तो यहाँ मैं लास्ट डिस्कशन में था आप लोगों के साथ कि भाई गुडविल का हमें ट्रीटमेंट क्या करना होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है हमारी। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमारी चेंज होगी तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि साहब देखिए, गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो पास्ट है, क्योंकि वो पास्ट के एफर्ट्स के कारण हुआ है। तो हमने आपको समझाया था कि देखिए, अगर वो पास्ट के एफर्ट्स के कारण है तो उसे आइडली तो बाटा किस रेशियो में जाना चाहिए, ओल्ड रेशियो में। अगर ओल्ड रेशियो हम कहें हमारी गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हमें कहेंगे इन दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि ओल्ड रेशियो हमने कहा इक्वल है। फिर हमने कहा चलो ये तो मिला नहीं, आज फ्यूचर में मिलेगा ये, क्योंकि आज तो एक्चुअल में समस्या ये है, आज अगर हमें गुडविल पता होता और हमारे पास गुडविल का वैल्यू आ गया होता, मतलब अमाउंट रिसीव हो गया होता, तो हम इसे आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। पर ये तो फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो जब ये मिलेगा तो उस समय ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जब मिलेगा। तो न्यू रेशियो है 3:2। उसके हिसाब से हमने कहा 1,20,000 एंड 80,000। तो सही क्या था, ये था, ये करेक्ट, ये था। और गलत क्या होगा, फ्यूचर में जो ट्रीटमेंट होगा गलत होगा। तो आज ही हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और हम कहते हैं इन्हें मिलने चाहिए 1,00,000, फ्यूचर में आप 1,20,000 देंगे तो आज इनसे ले लो, यानी इनके अकाउंट को डेबिट कर दो। इनको बी को 1,00,000 मिलने चाहिए और फ्यूचर में केवल 80,000 मिलेंगे, तो इनको आज 20,000 दे दो, ताकि फ्यूचर में जब 80,000 मिले तो इनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे पार्टनर्स का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा कि फ्यूचर में तो इस तरीके से बटेगा, आज इस रेशियो में मिलना चाहिए। तो हमने जो एडजस्टमेंट करना था आज ही कर लिया। तो मुझे ये बताओ, आपको ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले ये बताइए आप लोग। हाँ जी, क्या आ गुडविल का गया सर। ट्रीटमेंट आ गया समझ में? चलिए, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम, और आगे ये चलना है कि ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ना, ये तो हमने बाद में करना है। पहले सबसे पहले चीज हमारे पास ये आ रही है कि सर ये गुडविल निकाली कैसे जाएगी। जैसे हमने कहा ना कि पहले तो गुडविल की वैल्यू हमें चाहिए, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की बात आएगी, पहले तो चीज निकल कर आए वो। तो सबसे पहले वैल्यूएशन पर आते हैं। तो आइए मेरे साथ, वैसे मैंने ये पूरा चैप्टर आप लोगों को भेज रखा है, और यही सेम ट्रीटमेंट चैप्टर 1 में 2 में भी है, मतलब सॉरी, चेंज इन पीएसआर में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है। अगर आप कहें तो मैं इसी ट्रीटमेंट को, गुडविल वाले ट्रीटमेंट को मैं समझा दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। तीनों चैप्टर्स में सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है, अभी मैं ये कैलकुलेशन समझा देता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो आइए देखें हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं कैलकुलेशन के। देखिए, मेथड्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं।
तीन कैटेगरी है ये। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप लोगों ने क्या इकोनॉमिक्स में यानी स्टैट्स पढ़ लिया है आप लोगों ने? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है? वहां यस पे सर। आपने मीन यस निकाला सर। है, मीन। यस सर। ठीक है, ये जो एवरेज मेथड है ना, ये मीन है। अच्छा, एक तो मीन होता था सिंपल मीन, एक होता था वेटेड एवरेज मीन। वेटेड एवरेज या फिर वेटेड एवरेज मीन के नाम से बोलते हैं, जिसमें वेट्स असाइन किए जाते थे। वो दो मेथड इस मेथड में पढ़ेंगे हम एवरेज में। ठीक है, वही मेथड्स हैं, इज सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद ये सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड समझाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज्यादा नहीं, ये भी इजी है, लॉजिकल है क्योंकि, ठीक है ना, इनके पीछे रीजंस जो हैं वो हम समझेंगे तो लॉजिकल लगेगा, इजी लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखें एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड हम देखें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? बड़ा इजी है, इसमें मुश्किल नहीं है बात। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहा गया है कि गुडविल कैसे निकलेगी साहब? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमने क्यों निकाला? ठीक है, मैं इसके पीछे एक आपको रीजनिंग लॉजिक दूंगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्यों निकाले। सर एवरेज तो आपने बताया था कि एवरेज निकालना है, एवरेज यानी मीन निकालना है, वो तो हमने रख लिया। पर सर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आइए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझ लें और बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आइए मेरे साथ एक दूसरी स्क्रीन पर लेकर चलूं मैं आपको। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? आइए 1 मिनट मुझे दीजिएगा आप लोग। और कोई बच्चा अगर बीच में ज्वाइन कर रहा है, थोड़ा लेट है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं बेसिक पर ही हूं अभी, हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है आज, हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ, तो देखिए आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आई है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको मैंने बताया था गुडविल क्या है जी? गुडविल मैंने आपको बताया था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोबारा मैं क्या कह रहा हूं, हमने आपको गुडविल बताया था। सर गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं बिकॉज ऑफ आर पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, आपने पास्ट के एफर्ट्स को देख के फ्यूचर में प्रॉफिट, आपने पास्ट में कुछ एफर्ट्स किए हैं जिसके कारण फ्यूचर में आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है जी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमें समझ में आती है। अब एक बात समझिए, आपकी जो पास्ट की मेहनत है उसके कारण आपको ये लगता है कि किसी एक ही साल प्रॉफिट होंगे क्या? नहीं सर, मेरी पास्ट की मेहनत के कारण मुझे लगता है 5 साल मुझे प्रॉफिट होंगे। मेरी पास्ट की मेहनत के कारण मुझे लगता है 5 साल प्रॉफिट होंगे। तो मैंने क्या लिखा इसे? मैंने लिखा पास्ट एफर्ट्स के कारण एक बिजनेस कहता है दैट दे विल बी अर्निंग अबव एवरेज या अबव नॉर्मल। नॉर्मली तो लोग कमाते हैं, आज मेहनत कर रहे हैं उसका एफर्ट मिल रहा है, बट नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा 5 साल मेरी मेहनत के कारण, अबव नॉर्मल फॉर 5 years। ठीक है, ये जो मैंने 5 years बोला है ना, यही है जी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये जो मैंने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला है, ये 5 साल ही है। समझो, मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मेरा ईयर 2019 का प्रॉफिट है, लेट्स सपोज ₹2 लाख, मेरा प्रॉफिट, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट। सिमिलर बिजनेस की बात करें तो उनका भी ईयर 2019 का प्रॉफिट है जी
₹1,40,000। ये हमारा प्रॉफिट है, ये नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है। यानी कि नॉर्मली लोग जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग कितना कमा रहे हैं साल का? 1,40,000। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा इसमें इधर उधर मत जाना, बेसिक चीज को समझना। तो 1,40,000 कमाते हैं। सर हम कितना कमा रहे हैं? सर हम कमा रहे हैं 1 लाख, सॉरी हम कमा रहे हैं 2 लाख रुपए, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा। एक्चुअल में मैं आपको यहाँ फिलहाल सुपर प्रॉफिट से एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट। क्योंकि सुपर का मतलब क्या होता है, मैं आपको, आप नहीं कहो तो भी मैं आपको एक नया जो अगला हमारा मेथड है ना वो समझा रहा हूँ, जो उस समय भी दोबारा समझाना है, बट अगर अभी समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। आपको पता है सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर मीन्स एक्स्ट्रा, या आप कह सकते हो सर सुपर, हमने एक वर्ड पढ़ा था सर हम जब बचपन में थे, तो हमें एक कैरेक्टर का नाम याद आता है, सुपरमैन। सुपरमैन क्या था? वो नॉर्मल से, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा था, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्लस कुछ और भी था उसके अंदर, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख लिया? हमने नाम रख लिया सुपरमैन। ठीक है, तो मैंने कहा सुपर का मतलब ऐसा कह सकते हैं, हमने जो कमाया एक्चुअल, अगर हमने ज्यादा कमाया है, अगर एक्चुअल कम है नॉर्मल से तो सुपर नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। हमारा मानो एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल क्या सुपर हो सकता है? बात समझो, हो सकता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल सुपर हो सकता है अगर हमारा एक्चुअल नॉर्मल से ज्यादा है। क्या यहां कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। चलिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, पूरा नहीं आ रहा हो किसी बच्चे को तो टेंशन नहीं लेना, बस मेरे साथ रहना, मैं आगे भी और बातें बताने वाला हूं। अभी मैंने केवल बस आपको सुपर का मतलब बताया। सुपर का मतलब क्या है? नॉर्मल से ज्यादा। तो अगर मानो मेरा एक्चुअल ज्यादा है नॉर्मल से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? सुपर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां भी यही कह रहा हूं, सर हम कमाते हैं 2 लाख, लोग कमाते हैं 1,40,000, तो सर हम कमा रहे हैं एक्स्ट्रा 60,000। किसके कारण कमा रहे हैं? सर हम अपनी गुडविल के कारण कमा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी गुडविल के कारण ये प्रॉफिट कितने साल और मिलेगा? हमने कहा सर हमें लगता है ये 5 साल और मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 5 था, ये मैंने आपको क्या बताया, ये है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये क्या है सर? ये तो प्रॉफिट ही है, ये तो प्रॉफिट है। तो वही हमारे एवरेज में जाएं, एवरेज में तो मेथड अलग है, बस ये तो पता है ना कि प्रॉफिट, इतनी बात तो समझ में आती है कि सर जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम अपनी पास्ट की मेहनत के कारण, आज मेहनत बंद भी कर दें, यानी हमारी गुडविल के कारण 5 साल हमें वो प्रॉफिट होंगे। इसलिए पहले तो प्रॉफिट चाहिए। जैसे हमने कहा एवरेज क्यों लेते हैं, एवरेज का भी रीजन दे देता हूं आपको मैं, ठीक है ना। बट जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, उसका मतलब क्या है? वो कितने साल मिलने वाले हैं बेनिफिट्स। अच्छा, हम एवरेज क्यों लेते हैं? आपको पता है स्टैट्स में एवरेज क्यों लेते हैं? बिकॉज जो आपका एक ईयर है वो रिप्रेजेंट नहीं करता सबको। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एवरेज ले लो, एवरेज सारे ईयर्स को रिप्रेजेंट कर देगा, जैसे स्टैट्स में आपने पढ़ा था। आई होप स्टैटिस्टिक्स में आपने एवरेज को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप कहें तो मैं उस पर ज्यादा फोकस ना करूं, आपको समझ में आता है कि एवरेज क्यों लिया जाता है किस चीज का। वो सभी फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, आपने इकोनॉमिक्स में ये बात पढ़ी होगी। तो क्या याद है आपको वो बात? बताइए मुझे, आप लोगों को याद है या नहीं? याद है सर। चलिए फिर अच्छी बात है, आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक याद है तो बहुत अच्छी बात है। आइए, तो इसीलिए हमने एवरेज प्रॉफिट लेने हैं यहां पर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लिया। अब एवरेज कैसे निकलेगा ये मैं बता दूंगा, 2 मिनट दीजिए। मल्टीप्लाइड भी किया किससे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब ये फॉर्मूला नहीं रहा, ये मुझे बात समझ में आई कि गुडविल इस मेथड में एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्यों किया। क्योंकि एवरेज तो मैंने इसलिए निकाला कि एक फिगर आए कि मुझे वो प्रॉफिट कितने साल मिलेगा, वो प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैंने कहा कितने साल मिलेगा, तो मैंने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद बात करो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सर एवरेज प्रॉफिट बड़ा आसान है,
क्या था सर फॉर्मूला मीन का? सर मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। याद है मेरा, मुझे तो काफी समय हो गया स्टैटिस्टिक्स पढ़े, बट कुछ ऐसा ही होता था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, शायद हम करते थे, ऐसा ही कुछ लिखते थे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सृष्टि आ गई है, मुझे मैं सोच ही रहा था ये सृष्टि कहाँ गायब है क्लास से, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं हम। और वो नगीता आई या नहीं आई? ठीक है, नहीं सर, पता नहीं क्यों नहीं आई वो। हाँ वही मैं वेट कर रहा था, मैंने बोला नहीं बीच में, मुझे लगा डिस्टर्ब होंगे सारे बच्चे, इसलिए मैंने पूछा नहीं था, मैं देख के चला जाता था। हाँ आइए आगे चले अब हम लोग। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या था? कोई भी आइटम्स जो हैं उनकी वैल्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में ईयर्स होंगे, मतलब मानो 5 साल के प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे। 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। सर अगर लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। आइए, इन्होंने इस चीज को लिखा भी है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा बस। अच्छा, इन्होंने शायद ऊपर ही लिखा है इस बात को, कहीं यहाँ लिखा होगा। एक मिनट मैं इसे रीड करता हूँ, कहीं पर लिखी होगी ये बात इन्होंने। अच्छा, इन्होंने इतना सही समझाया, इन्होंने तो ये समझ लिया कि आप कॉमर्स के बच्चे हैं और स्टेट्स पढ़कर आए होंगे, तो इन्होंने तो एवरेज बोल दिया बस। ठीक है, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, दो इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस में तो एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप जब प्रॉफिट्स निकालते हैं तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा, किनका? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का, कि फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि ये जो प्रॉफिट होंगे वो कब होने वाले हैं बेटा? ये फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो जब फ्यूचर में होने वाले हैं तो फ्यूचर में अगर लगता है कुछ इंक्रीज हो सकता है, कोई डिक्रीज हो सकता है, वो करना पड़ेगा। प्लस अगर इन प्रॉफिट्स में कोई गलती है तो सुधारना पड़ेगा। कोई एबनॉर्मल आइटम जुड़ी हुई है, लेट्स सपोज एक किसी ईयर के प्रॉफिट में एक लॉटरी की इनकम जुड़ी हुई है। अब एक बात बताओ, क्या लॉटरी की इनकम वाला प्रॉफिट हमें अपने नॉर्मल कंसिडरेशन के लिए लेना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि लॉटरी जो है वो हर साल तो नहीं लगने वाली। तो जब हमने कहा फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे बेस्ड अपॉन आवर पास्ट, तो पास्ट को इस तरह के एबनॉर्मेलिटीज के इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज के इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट्स निकालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एवरेज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती? क्योंकि हमें फ्यूचर के प्रॉफिट चाहिए बेस्ड अपॉन पास्ट, या ऐसा कह सकते हैं जो हमारा गुडविल है क्या है, वो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है। तो उसे अगर हम पास्ट के बेसिस पर मेजर करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो एबनॉर्मेलिटीज को हटाना पड़ेगा। एबनॉर्मेलिटीज हम समझेंगे क्या होते हैं, आइए मेरे साथ मैं आपको इसे समझाता हूं। वैसे इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है इस चीज को, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने। देखिए, इन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस या एबनॉर्मल आइटम्स क्या कही हुई है, सुनिए। सो जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, सुनिए क्या क्या है। एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल इनकम अगर है तो उसे हटाना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जुड़ी हुई है। और एबनॉर्मल इनकम ऐसा तो नहीं है फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी होगी, पॉसिबल ही नहीं है कि हर साल ही लॉटरी लगेगी, नहीं होगा, तो उसे हटाएंगे। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं किसी ईयर के प्रॉफिट में जुड़े हुए हों या माइनस किए हुए, सॉरी लॉसेस हैं तो माइनस किए होंगे, तो उन्हें आपको हटाना पड़ेगा। लॉस को हटाने के लिए क्या करोगे? उसे प्लस कर दोगे, पीछे जाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे, तो वो एबनॉर्मल लॉस हट जाएगा आपके प्रॉफिट से। एबनॉर्मल लॉस जैसे एग्जांपल मैं दूं, लेट्स सपोज लॉस बाय फायर, आग लगने के कारण नुकसान, बहुत हैवी नुकसान हो गया बिजनेस में, हमारे गोडाउन में आग लग गई थी जिसके कारण प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है।
सर ये आग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एबनॉर्मेलिटी है, इसे हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि फ्यूचर में तो हमेशा थोड़ी ना हर साल आग लगेगी, हमें तो फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है इस पास्ट के बेसिस पर, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? पास्ट में जो हुआ है वो बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन है हमारा कि उसी के हिसाब से होगा। इसके अलावा कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आपको लगती हैं, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर करनी है। लेट्स सपोज आपको लगता है कि आगे से हमारे पास हम एक मैनेजर को रखेंगे, मैनेजर को रख रहे हैं जिसको हर साल रेम्युनरेशन या हर साल तनख्वाह देनी है, तो मैंने कहा आगे वाले प्रॉफिट्स में ये सैलरी माइनस होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह से इनकम मिली है तो वो भी आपको हटानी पड़ेगी, वो भी डिडक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके किसी प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट की इनकम जुड़ी हुई है तो वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमारी मेहनत के कारण बिजनेस का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपके बिजनेस से नहीं है, वो तो आपके पास पैसा पड़ा था, आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, उसके कारण इनकम मिल रही है। ठीक है, फ्यूचर में जरूरी थोड़ी ना है, मानो वो इन्वेस्टमेंट आप बेच देते हैं तो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वो आउटसाइड बिजनेस से मिल रहा है, उसको आप कंसिडर नहीं करें, वो बिजनेस की इनकम नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को हटाना होता है, एबनॉर्मेलिटीज को हटाना होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की कोई इनकम है, इन चीजों को हटाना होता है। ठीक है, चलिए, तो एक इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन में इन्होंने एवरेज प्रॉफिट को समझा रखा है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। और ध्यान रखना, मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ये चैप्टर चेंज इन पीएसआर के लिए भी है, एडमिशन के लिए भी है, रिटायरमेंट के लिए भी है, सारे कंसेप्ट सेम हैं। जहां चेंज आएगा मैं बता दूंगा कि यहाँ साहब एडमिशन में ऐसा होगा, रिटायरमेंट में ऐसा होगा, और चेंज इन पीएसआर में ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, तो सर हाँ बेटा, थर्ड पॉइंट समझा दो। फर्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा? ये एबनॉर्मल इनकम वाला? सर थर्ड, इनकम अच्छा, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बेटा समझिए ना, हमें क्या निकालना है? हमें सर फ्यूचर में होने, हमें गुडविल निकालनी है। अब गुडविल कैसे निकाल रहे हैं सर? हम सर पास्ट के प्रॉफिट्स के बेसिस पर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो कि फ्यूचर में, क्योंकि हमें लगता है जो पास्ट में अभी करंट में प्रॉफिट हो रहे हैं या पास्ट में जो प्रॉफिट हुए हैं, हमारे फ्यूचर में भी प्रॉफिट ऐसे ही तो रहेंगे कुछ लगभग। ठीक है ना? अब जो ये प्रॉफिट्स रहेंगे, हमारी पास्ट की मेहनत, अच्छा हमने मेहनत जो है बिजनेस में की होगी या बाहर जो शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं उसमें हमारी मेहनत लगी होगी। शेयर पे जो इनकम है वो तो कंपनी, दूसरी कंपनी की मेहनत है। हमारे पास तो आइडल फंड पड़े थे, एक्स्ट्रा पैसा रखा था, हमने वो इन्वेस्ट कर दिया। क्या वो बिजनेस की इनकम है आपके? नहीं, वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, आपके ऑपरेशंस की इनकम नहीं है वो। क्या मुझे बताओ, ये बात समझ में आती है या नहीं आती? यस सर। ठीक है, तो वो अगर बिजनेस की इनकम ही नहीं है तो उसका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा। हटाओगे कैसे? वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिडक्ट कर देंगे। सर सेकंड पॉइंट भी बता दो एक बार। सेकंड, भाई एग्जाम्पल लो, लॉटरी। पहले वाले का एग्जाम्पल लॉटरी है, एबनॉर्मल इनकम का। एबनॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल क्या है? लॉस बाय फायर। आप एक बात बताओ, एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है? क्या एबनॉर्मल चीजें हमेशा मिलती हैं या हमेशा होती हैं? नहीं होती। हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो फ्यूचर में होगा, क्योंकि गुडविल क्या है? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। ये मत सोचना कि फ्यूचर वाला प्रॉफिट क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि गुडविल का मतलब ही है कि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट जो कि पास्ट एफर्ट्स के कारण होगा। अब अगर फ्यूचर वाला प्रॉफिट निकाल रहे हो तो नॉर्मल चीजों को लोगे ना। क्या हर साल आग लगने वाली है बिजनेस में, या हर साल लॉटरी मिलने वाली है? नहीं, ये दोनों तो क्या है? एबनॉर्मल आइटम्स हैं, इनके इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा, तभी तो सही प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मिल पाएगा। बिजनेस का प्रॉफिट मिल पाएगा या नॉर्मल प्रॉफिट मिल पाएगा? बताइए, इनका इंपैक्ट हटाएं या नहीं हटाएं? हटाएंगे सर। हटाएंगे तभी हम सही रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, सर मैं जॉब करता हूं और मुझे महीने की 5,000 तनख्वाह मिलती है। इस बार मेरी एक लॉटरी भी लग गई थी,
इस बार मेरी एक लॉटरी भी लग गई थी जिसमें मुझे 2000 रुपए मिले। अब लॉटरी जो लगी, क्या ये अब मैं कहना शुरू कर दूं लोगों में, मतलब गांव में ढिंडोरा पीट दें हम कि लॉटरी लग गई 2000 की, 5000 की इनकम है, अब तो लड़के की इनकम कितनी हो गई, 7000 महीना हो गई। नहीं, क्या ये लॉटरी हर महीने लगेगी? नहीं लगेगी। तो इनकम तो 5000 ही है नॉर्मली। तो ये कभी कभी होने वाली चीजों को आप रूटीन में नहीं लेकर आते, परमानेंस में नहीं लेकर आते, ठीक है ना। चलिए, शिवानी सर, थर्ड पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया। बेटा टेंशन नहीं लो, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा बाद में, ठीक है। बिल्कुल टेंशन में मत आओ शिवानी, बड़ा इजी पॉइंट है। मैं चलो एक काम करता हूँ, बाद में क्या अभी समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। एक मिनट बस। हाँ, तो सुनिए ध्यान से बात। आप एक दोनों में डिफरेंस समझते हैं? बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम। जैसे सर सेल ऑफ गुड्स, हमारा बिजनेस है, हम कुछ सामान बेचते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं, उससे आने वाली इनकम क्या है हमारी? बिजनेस इनकम है। अच्छा सर, मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, बैंक में एफडी है, तो बताओ ये क्या बिजनेस इनकम है? बैंक में एफडी जो है सर, एफडी, बैंक में जो एफडी करा रखी है, सर ये तो बिजनेस की इनकम नहीं है। इसमें बिजनेस के कोई एफर्ट ही नहीं लगे। बिजनेस के कोई एफर्ट लगे हैं क्या? नहीं लगे। तो सर ये नॉन बिजनेस की इनकम तो नहीं है। अगर बिजनेस के एफर्ट लगे होते तो बिजनेस इनकम होती। बिजनेस के एफर्ट नहीं है तो बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है, अब सुनो। मेरी टोटल इनकम है 7,60,000 रुपए, ठीक है। मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा? 7,60,000। उसमें मैंने कहा हमें मिला है इंटरेस्ट ऑन एफडी, ब्याज मिला है एफडी से 60,000 का। तो मैंने कहा बताओ बिजनेस इनकम कितनी है, क्योंकि बिजनेस इनकम क्या मतलब क्या है, जो मैंने एफर्ट लगाए हैं अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, वो इनकम कितनी है, मैंने कितनी मेहनत कर की है, उसकी कमाई कहाँ है। मैंने कहा सर उसकी कमाई निकालना चाहते हो? सर एफडी की कमाई तो आपकी क्या मेहनत है, किसी के पास भी पैसे होते वो ये इंटरेस्ट ले लेता। तो सर बिजनेस की इनकम कितनी है? 7 लाख रुपए। एफर्ट मेरे इसी पर तो लगे हैं, तो फ्यूचर में भी तो यही होगा। गुडविल इसी पर तो कैलकुलेट की जाएगी। इसमें क्या एफर्ट लगे हैं? कोई एफर्ट ही नहीं लगे। तो हमने कहा ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, इसे हटा दो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हटा दो, ठीक है, माइनस कर दो। और जो ये प्रॉफिट आएगा इसे बिजनेस इनकम मानो, इसे एवरेज के लिए कंसिडर करो। एवरेज प्रॉफिट जो निकालेंगे उसके लिए इस प्रॉफिट को कंसिडर करना। क्या बात क्लियर है मेरी? यस सर। शिवानी बेटा ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ नहीं आता तो कोई और तरीका ढूंढेंगे जिससे समझाएंगे, पर ऐसा नहीं है आप ये मान के सोच लें कि सर ने समझा दिया तो बात खत्म हो गई, दोबारा नहीं पूछना। पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं है। चलिए, तो आगे चल रहे हैं हम लोग। हम एक इलस्ट्रेशन समझ रहे हैं, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि सर ये एवरेज प्रॉफिट वाला तरीका कैसे अप्लाई होता है। थोड़ा समय बच जाएगा इसलिए इलस्ट्रेशन से कर रहे हैं। तो देखिए जी, आपके सामने उन्होंने बोला है कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? कैलकुलेट करो जी गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो यानी गुडविल यहां पर कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कितने निकालने हैं? 5 साल के निकालने हैं।
और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है। ठीक है, चलिए तो आइए आगे चलेंगे हम लोग। आइए, अच्छा इन्होंने प्रॉफिट तो बताए हैं, सॉरी हाँ बेटा, आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है कोई? हाँ, अब क्वेश्चन की स्क्रीन खुल गई ना, जो इलस्ट्रेशन वाला था वही स्क्रीन है ना? एक बार मुझे बताइए। यस सर। ठीक है, क्योंकि कोई और स्क्रीन आ गई थी बीच में, तो मुझे लगा पूछ लेना चाहिए एक बार। और मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन है इसकी लैपटॉप की। हाँ, अब कनेक्ट कर लिया मैंने इसको। चलिए, तो देखिए ये हमें 2013-14 के प्रॉफिट बताए हैं इन्होंने। कितने बताए हैं? ये बताए हैं, हाँ 4 लाख के प्रॉफिट है, 15 में 5 है, 15-16 में लॉस है। क्या है जी? लॉस है। 16-17 में प्रॉफिट है, 17-18 में प्रॉफिट है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब कहता है 1 जनवरी 2016 को एक आग लग गई, फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख रुपीस, जिसके कारण 3 लाख का नुकसान हो गया। अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। भाई 70 का नुकसान था, सॉरी 3 लाख का नुकसान था, जिसमें से 70,000 मिल गए, तो नेट लॉस कितना हुआ होगा आग लगने के कारण? 2,30,000। 2 लाख का नेट लॉस हुआ होगा आपके पास। ठीक है, अब ये लॉस जो है कब हुआ है? 1 जनवरी 2016 को, यानी इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2015-16। क्या समझ में आती है बात? ये यानी इस साल का जो प्रॉफिट होगा ये वाला, क्लियर है ना? मैं इसलिए यहां समझा रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए, इसलिए हम इस स्क्रीन को ओपन रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लॉस है, तो मैंने कहा सर यहां पे एक चीज माइनस हो रखी है, सर उसको प्लस कर दो। क्या सर? एबनॉर्मल लॉस है एक, कितने का? ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 1,70,000 आ जाएगा करेक्टेड, और ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्यों किया ऐसा, बताइए जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। तो देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नई नई चीजें दे देगा, ताकि आप परेशान हो जाएं। तो परेशान नहीं होना, ध्यान से पढ़ना है। आगे सुने। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, यानी इस ईयर की बात कर रहा है, इस वाले ईयर की। यही तो ईयर एंड हो रहा है 17 पर। द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। उम्मीद ही नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल गया, सरकार ने उन्हें रिफंड कर दिया, जाओ आपका टैक्स माफ कर दिया। क्या है ऐसी चीज हर साल होगी? नहीं। तो सर ये क्या है? ये है सर एबनॉर्मल गेन। और सर ये क्या था? ये पॉइंट 1 वाला, ये था बेटा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलिए तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा क्योंकि माइनस हो रखा था, एबनॉर्मल गेन प्लस हो रखा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे किसको? 80,000 को, तब जाके आपका सही प्रॉफिट आएगा। और कितना आ जाएगा? ये 80,000 माइनस होंगे इसमें से, तो बताइए मुझे। 70,000 सही है ना? 70,000 आएगा ना? बता देना मैंने गलत कैलकुलेट किया हो तो। ठीक है, चलिए। अच्छा अब सुनिए, अब हम सुने क्या, हम तो इनकी बातों को देखें। मैं ये हटा रहा हूं सब कुछ जो मैंने लिखा था। ठीक है, आइए यहां देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही किया है। देखिए इनके आंसर को देखें अब हम। सर इन्होंने 2017 में किया है। एबनॉर्मल गेन है ना? एक मिनट, हाँ मैं समझ गया। इन्होंने यहाँ अगले में कर रखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st। सर वो 2017 इसी में ही आएगा। एंड हो रहा है बेटा 17 यहाँ, एंडिंग 17 का मतलब होता है 16 17। एक मिनट देख लेते हैं, हो सकता है कुछ, देखो यहां भी कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, नेट, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आना है, मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, या फिर इन्हें 2018 लिखना चाहिए था, कुछ प्रिंटिंग एरर है।
जहां तक मुझे लगता है, कोई पुरानी बुक में देख लेंगे, मुझे लगता है शायद कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट जहां तक मुझे है श्योर है कि ये गलती है, क्योंकि आप खुद समझो ना, ईयर एंड हो रहा है 2017 को, मार्च 17 को एंड है ये, तो शुरुआत कब हुई होगी? 2016-17 ही तो बोलोगे उसे आप। या तो यहां पे इन्हें 2018 कर देना चाहिए, 7 को हटा के 8 कर देना चाहिए, सही हो जाएगा, या फिर इसे इनको ऊपर लेके जाना चाहिए। तो मेरी बात क्लियर है आपको? क्या दिक्कत आएगी? वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां पे देखो, इस टोटल में से इसे माइनस करना है, इनका आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप 16 में कर लो या 17 में कर लो, बट आइडियली अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये यहीं पर होना चाहिए था, पहले वाले में। या मैं गलत रीड कर रहा हूं तब तो बात अलग है। वैसे मैं देखूं, ड्यूरिंग द ईयर फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड मिला है हमें इस साल में, तो इसी साल के प्रॉफिट में वो एडजस्ट हुआ होगा। वैसे देखें, कुछ इन्होंने और कुछ ऐसा नोट भी नहीं दे रखा, तो मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो देन आई विल गो थ्रू इट अगेन, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से जो मैंने बताया सही था, ठीक है, फिर भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है इसका, देन विल चेक। हाँ, आंसर पर फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि इन टोटलिटी तो इतना ही आएगा ना, इन टोटलिटी तो 13,90,000 ही आना है। चलो, अब 13,90,000 कितने दिनों का प्रॉफिट है जी? ये है 5 सालों का प्रॉफिट है। तो 5 साल का अगर ये प्रॉफिट है तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकलेगा, एवरेज निकलेगा जी 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही तो निकाला, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2,78,000 आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास गुडविल कितना आ गया? 8,34,000 आ गया। तो ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मेरे पास एक डाउट है आप लोगों का पेंडिंग, कि सर वो 17-18 में आएगा या 16-17 में आएगा, ठीक है, मैं उसे एक बार देख लेता हूं, कहीं मेरी मेरी गलती है या बुक में कोई मिस्टेक है। चलिए, ओके। तो और मुझे बताइए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख ले हम आगे, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो आइए कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। आइए जी, देखिए यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखें। इलस्ट्रेशन 4 कहता है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। सी का एडमिशन हो गया इक्वल शेयर के लिए, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, sorry, for this purpose goodwill is valued at 150% of average annual profits। सर ये क्या किया बेटा? कोई दिक्कत थोड़ी ना, जैसे क्वेश्चन ने बोला है गुडविल निकालने को वैसे निकालो। तो सर क्या करेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालना, आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालना और उसका 150% निकाल देना, यानी 1.5 गुना कर देना उसको, ठीक है, 150, ठीक है। आइए, अब हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18, 19 के, ठीक है। इनके ईयर कैसे बनेंगे? 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 बन जाएगा। आगे आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखें हमारे पास ये जी, आइए, कहता है हमने क्या ऑब्जर्व किया। अब ये क्या है? एडजस्टमेंट है, अदरवाइज गुडविल कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान था, तो वो आपको परेशान करने के लिए एबनॉर्मलिटीज डालता है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, जो ईयर एंड हो रहा है 16 में, कहता है एक एसेट था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख, with a book value of 150 was sold for 1,24,000। तो याद है आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर अपना क्लास 11th का, वहां पे हम ऐसा कुछ करते थे। सुनो ध्यान से, कहता है वैल्यू कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी थी? 2 लाख, ठीक है। आज के समय बुक वैल्यू कितनी की है? 1,50,000 की, और हमने बेचा कितने में है? 1,24,000 में। तो बताओ लॉस कितना है? 26,000। 26,000, बिल्कुल सही बताया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल तो था किसी समय, आज तो वैल्यू ये है ना 1,50,000, तो इसमें से 1,24,000 माइनस करो तो ये लॉस आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मशीन बेचने से लॉस हर साल होता है? नो सर। तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है। अच्छा, ये है 31 मार्च 16 को, यानी कौन सा ईयर हो गया? 2015-16,
ठीक है, जैसे पीछे वाला केस था जहां पे उसने आगे किया हुआ था। एक बार एक काम करते हैं, इस बार हम देखें हमारा प्रॉफिट क्या था। मैं आपको आगे लेके